नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं कलाम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस क्लास में हम पॉलिटी का सिलेबस शुरू करने वाले हैं सेकंड ग्रेड के लिए। और इस सिलेबस में शुरुआत आपकी है संविधान निर्माण से। हालांकि आपके सिलेबस में 1919 और 1935 के अधिनियम के विषय संदर्भ में आपके संवैधानिक विकास का टॉपिक भी दिया हुआ है, लेकिन मैंने जैसा कि पिछली क्लास में आपसे बात की थी कि वो टॉपिक्स चूँकि तथ्यात्मक ज़्यादा हैं, उनमें कुछ समझने लायक बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हैं, इसलिए वो टॉपिक्स हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। उसके पीछे की एक वजह यह है कि अगर शुरू में वो टॉपिक लिया गया तो वो बातें मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ नहीं आएगी। मैं उसी क्रम में और उसी तरीके से आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ जिस तरीके से आपके लिए ज़्यादा लाभदायक है और जिस तरीके से आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम शुरू कर रहे हैं जिस टॉपिक से, उस टॉपिक का नाम है संविधान निर्माण। जब आप संविधान की बात करते हैं, भारत के संविधान को पढ़ना शुरू करते हैं, तब आप पहले पढ़ना चाहिए आपको कि वो संविधान बना कैसे, क्योंकि संविधान की उन पृष्ठभूमियों को जाने बगैर आप समझ नहीं पाएंगे कि संविधान में कही गई उन बातों का क्या अर्थ है और उनके प्रावधान क्या हैं। तो हम संविधान में दिए गए उन प्रावधानों को पढ़ने से पहले ये पढ़ेंगे कि वो संविधान बना कैसे। लेकिन संविधान बना कैसे ये पढ़ने से पहले भी हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि संविधान को बनाने वाली वो संविधान सभा कैसे बनी। तो शुरुआत हम ये करेंगे कि संविधान सभा के गठन से, कि भारत की संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। देखिए, देश में 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद अधिकार होता है यहाँ अंग्रेज़ों का, और लगभग 200 सालों की आधिपत्य के बाद जब देश आज़ाद हुआ। लेकिन उस आज़ादी से पहले भी लंबे समय तक एक स्वतंत्रता आंदोलन चला, जिसके परिणाम स्वरूप ये आज़ादी मिली। और इस स्वतंत्रता आंदोलन के ही दौरान समय समय पर भारत के लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार की मांगें की गई, अलग अलग प्रकार की। और उन्हीं विभिन्न प्रकार की मांगों में से एक मांग ये भी थी कि भारत में जो कानून बन के आ रहे हैं ब्रिटेन से, ब्रिटिश संसद जो पारित कर रही है, उन कानूनों को चूंकि ब्रिटिश सरकार बना रही है और वो भारत में लागू हो रहे हैं, तो भारत में ये मांग भी उठने लगी कि भारत में लागू होने वाले कानून वो ब्रिटिश संसद में ना बने, बल्कि वो भारत के लोगों द्वारा ही वो बने हुए हों। तो एक तरीके से ये समझिए आप, अच्छा, ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानून कौन से, आपके मन में अगर ये सवाल है तो वही बात जो हम अभी कर रहे थे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 के भारत शासन अधिनियम तक जो भी अधिनियम आए, यहाँ पे एक्ट आए, कानून यहाँ पे आए, जिसके तहत भारत में कानून चला, शासन चला, पूरा प्रशासन चला, वो सारे के सारे कानून वो ब्रिटिश संसद में पारित हुए थे और भारत में उसके तहत शासन चला था। तो भारतीयों की मांग ये थी कि भारत में जो प्रशासन चल रहा है, शासन व्यवस्था चल रही है, वो ऐसे कानूनों के माध्यम से चलनी चाहिए जिनका निर्माण भारत के लोगों ने किया है। और इस तरीके की मांग पहली बार कब की गई कि वो एक संविधान सभा, जो संविधान सभा एक संविधान बनाए और जिस संविधान के सारे लोग भारत के हों। इस बारे में अगर हम बात करें पहले, तो देखिए 1934 में इस बारे में पहली बार मांग करते हैं और ये मांग उठाई जाती है मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा। एमएन रॉय, आपने अगर नाम सुना है, मार्क्सवादी नेता थे एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, उनके द्वारा 1934 में पहली बार ये मांग की गई कि भारत के एक संविधान सभा होनी चाहिए और उस संविधान सभा में सारे के सारे सदस्य भारतीय हों और उनके द्वारा एक ऐसा संविधान बनाया जाए जिस संविधान के प्रावधानों के अनुरूप भारत का शासन चले। हालांकि गांधी 1922 में एक भाषण में कह चुके थे पहले कि भारत का संविधान बने वो दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर बनना चाहिए। बात वो अपने भाषण में ऐसे पहले कह चुके थे, लेकिन वो कोई संविधान सभा की मांग के रूप में ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे। अब ये चूंकि किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा ही मांग की गई थी, तो ये कोई औपचारिक मांग नहीं थी, बल्कि ये एक व्यक्तिगत मांग थी। तो चूंकि ये व्यक्तिगत मांग थी, इसलिए इसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं था। जब बात करें हम उसके आगे, तो 1935 में संविधान सभा की पहली बार मांग करती है कांग्रेस। कांग्रेस अपने
कार्यकारिणी की बैठक में ये प्रस्ताव लेके आती है कि भारत की एक संविधान सभा हो जिसके द्वारा भारत का संविधान का निर्माण किया जाए। ये औपचारिक मांग थी। ये पहली बार औपचारिक मांग 1935 में कांग्रेस ने की, संविधान सभा की मांग कांग्रेस ने की, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा इस मांग को माना नहीं गया। इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। न केवल 1935 में बल्कि 1936 में, 1937 में, 1938 में हर वर्ष कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग ब्रिटिश सरकार के सामने अपने अधिवेशनों में की जाती रही। 1938 आता है। अब 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अधिवेशन में एक मांग की और मांग करते हुए कहा कि भारत की जो ऐसी संविधान सभा होगी वो संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाएगी। ये एक नया बिंदु और उस मांग में जुड़ा कि उस संविधान सभा का जो गठन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ठीक है। 1939 उस मांग पर भी ध्यान नहीं दिया गया। 1939 आता है और 1939 पूरी दुनिया में एक ऐसी घटना को लेकर आया जिस घटना ने पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को प्रभावित किया। और वो घटना आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार। चूंकि ब्रिटेन उसी सेकेंड वर्ल्ड वार में एक पक्ष था, धुरी राष्ट्रों के बीच और मित्र राष्ट्रों के बीच में युद्ध हो रहा था। मित्र राष्ट्रों में आपके ब्रिटेन था, अमेरिका था, रूस था और फ्रांस था, और धुरी राष्ट्रों में जापान, जर्मनी और इटली थे। अब चूंकि ब्रिटेन उस वर्ल्ड वार में भाग ले रहा था, उनके पास लड़ने के लिए सैनिक चाहिए, और सैनिकों की आपूर्ति वो जानते थे कि भारत से हो सकती है। अब भारत के लोगों को सेना में शामिल करने के लिए उन्हें ऐसा कौन सा प्रलोभन दिया जाए कि उन्हें हम ये कह सकें कि वहाँ के सैनिक, भारत के सैनिक और ब्रिटिश सेना में भर्ती हों। तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने 1940 में पहली बार भारत की संविधान सभा की इस मांग को शामिल किया, इस मांग को माना, स्वीकार किया। और 1940 में भारत की संविधान सभा की ये जो मांग थी, उस मांग को जिस समय स्वीकार किया गया, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। और लॉर्ड लिनलिथगो ने एक प्रस्ताव पारित किया। उस प्रस्ताव का नाम था अगस्त प्रस्ताव। उस अगस्त प्रस्ताव में 1940 में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। पहली बार औपचारिक रूप से मांग की तो गई थी 1935 में, लेकिन पहली बार ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को जो स्वीकार किया वो किया इस अगस्त प्रस्ताव में। ठीक है। 1942 आया, क्रिप्स मिशन आया। नाम जानते होंगे आप, क्रिप्स मिशन का नाम सुना होगा आपने। क्रिप्स मिशन, स्टैफर्ड क्रिप्स उसके अध्यक्ष, और क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया कि भारत में एक संविधान सभा होगी, और उसमें उससे संबंधित प्रावधान भी किए गए। लेकिन आप जानते हैं कि क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों ने, और विभिन्न राजनीतिक दलों में भी दो प्रमुख दल उस समय थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों ही दलों ने स्वीकार नहीं किया। और चूंकि भारत के राजनीतिक दलों ने इसे स्वीकार नहीं किया, तो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव भारत में लागू भी नहीं हो सकते थे। तो क्रिप्स मिशन असफल रहा। गांधी ने इसे कहा कि ये दिवालिया बैंक का भुना हुआ चेक है। ये संज्ञा कई बार आपने सुनी होगी इस बारे में। वो क्रिप्स मिशन के लिए ही कहा था। 1946 आता है, और 1946 में भारत में एक मिशन आया, एक और। क्रिप्स मिशन तो आया था 1942 में। 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। ये कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। ये भारत आता है 24 मार्च 1946। 3 सदस्य इसमें जो थे, उसमें पहले सदस्य थे पैथिक लॉरेंस।
दूसरे एक सदस्य थे, वो थे स्टेफर्ड क्रिप्स। और तीसरे एक सदस्य थे, वो थे A.B. अलेक्जेंडर। ये तीनों सदस्यों के नाम आपको याद रखने हैं, बाई चांस कभी पूछ लिया जाता है। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष भी थे। ठीक है, 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आता है। कभी कभी कैबिनेट मिशन के लिए शब्दावली जो काम में ली जाती है वो कैबिनेट की बजाय हिंदी में इसकी शब्दावली काम में ली जाती है, तो वो भी ध्यान रखें। इसे मंत्रिमंडलीय मिशन भी कहा जाता है, मंत्रिमंडलीय आयोग या मंत्रिमंडलीय योजना भी कहा जाता है। तो कैबिनेट कह दें चाहे मंत्रिमंडलीय कह दें, एक ही बात है, दोनों शब्दावली आपको ध्यान रखनी है। अब भारत के संविधान सभा का गठन आप ये समझिए कि इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। ठीक है, ध्यान रखना है आपको ये बात। कई बार ये प्रश्न पूछा गया, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से अब इस कैबिनेट मिशन ने भारत की संविधान सभा के गठन से संबंधित कौन कौन से प्रावधान किए, उन प्रावधानों की हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रावधान जिनके तहत भारत की संविधान सभा का गठन हुआ। और आपको 4 मुख्य तौर पे प्रावधान याद रखने हैं। अब वो 4 प्रावधान कौन कौन से हैं, उन बिंदुओं को आप समझिए कि कौन कौन से ऐसे बिंदु जो कैबिनेट मिशन में थे। तो देखिए, पहला बिंदु ये था कि उस संविधान सभा में सदस्य संख्या कितनी हो और कितनी सदस्य संख्या हो और वो सदस्य किस किस तरीके से बांटे जाएं। लेकिन इस पहले बिंदु को समझने से पहले आप उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को समझेंगे, तब मेरे ख्याल से वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी तरीके से ये चारों बिंदु समझ में आएंगे। उस समय की अगर भारत की हम चर्चा करें तो उस समय के भारत में देखिए, एक तो थे ब्रिटिश प्रांत, अलग अलग इकाइयां थी। कुछ तो ब्रिटिश प्रांत थे। ब्रिटिश प्रांत मतलब ऐसे प्रांत जिनके ऊपर अंग्रेजों का सीधा अधिकार था। और ये प्रांत ठीक वैसे ही थे जैसे आजकल हमारे यहाँ राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश ये हैं। और उन अलग अलग प्रांतों की अपनी अपनी राज्य सरकारें भी थी, जैसे आजकल हमारे यहाँ राज्यों की है। फिर एक थी चीफ कमिश्नरियाँ। अगर हम चीफ कमिश्नरियों की बात करें तो चीफ कमिश्नरियाँ ऐसे छोटे क्षेत्र थे जहाँ पर भी सीधे अंग्रेजों का अधिकार था। इन्हें आप आजकल के केंद्र शासित प्रदेशों से तुलना कर सकते हैं, ठीक वैसे ही थे। और तीसरे प्रकार के एक क्षेत्र थे, वो थे देशी रियासतें। और देखिए, देशी रियासतें जो थी, वो देशी रियासतें सीधे अंग्रेजों के अधिकार में नहीं थी। हालांकि ये बात अलग है कि उन राजाओं ने अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर भी इन देशी रियासतों में अंग्रेजी कानून लागू नहीं होते थे, बल्कि यहाँ पर राजाओं का सीधा हस्तक्षेप था, राजाओं का सीधा अधिकार था और उन्हीं के अधिकार में वो देशी रियासतें शासित थी। तो ये 3 प्रकार की इकाइयों को आपको ध्यान रखना है। और अगर हम उस समय के भारत की बात करें और मैं आपको अगर थोड़ा सा उस संबंध में अगर उस तरीके से अगर थोड़ा सा समझाना चाहूँ, तो देखिए उस समय के भारत में दशाएं किस तरीके से क्या थी। उस समय के भारत की स्थिति देखिए आप। भारत ये समझ लीजिए आप कि भारत है और उस समय के भारत की स्थिति किस तरीके की थी। उस समय के भारत में एक तो यहां पे आपके पाकिस्तान भी था और एक यहां पे आपके बांग्लादेश भी था। ये सारा भारत इस तरीके से था, मिला हुआ था। विभाजन तो आजादी के बाद हुआ। इस भारत में ब्रिटिश प्रांत थे, वो तो 11 ब्रिटिश प्रांत थे। 11 ब्रिटिश प्रांतों में एक तो यहां पे था पंजाब, एक यहां पे था संयुक्त प्रांत
एक यहां पे था मध्य प्रांत व बरार, आपको शायद यहां से दिख रहा होगा। एक यहां पे एक प्रांत था बिहार, ये प्रांत था बंगाल, ये प्रांत था असम, ये प्रांत यहां पे था उड़ीसा, एक प्रांत जो यहां था वो मद्रास प्रांत, एक प्रांत जो यहां था बंबई प्रांत, एक प्रांत जो यहां था पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत। आपको ये सारे याद नहीं करने हैं प्रांत, मैं एक मोटा मोटा आपके आइडिया, थोड़ा सा एक सामान्य चीजें थोड़ी सी डेवलप करना चाह रहा हूं शुरू में, जो मुझे यकीन है ऐसा कि वो डेवलप हो जाएंगी। ये आपके प्रांत थे 11 ब्रिटिश प्रांत थे। 1 2 3 पंजाब संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत 3, बिहार 4, बंगाल 5, असम 6, उड़ीसा 7, मद्रास 8, बंबई 9, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत 10 और सिंध 11। ये 11 ब्रिटिश प्रांत थे। फिर इसके अलावा चीफ कमिश्नरियां थी, वो थी 4, और 4 चीफ कमिश्नरियों में एक चीफ कमिश्नरी तो ये थी दिल्ली, एक यहां पे थी कुर्ग, एक यहां पे थी अजमेर मेरवाड़ा, और एक यहां पे थी बलूचिस्तान। ये 4 चीफ कमिश्नरियां थी। इसके अलावा जो आपको एक एरिया दिख रहा है जितना भी, ये सारा एरिया जितना भी और दिख रहा है आपको एक्स्ट्रा, ये सारा एरिया किसके अधिकार क्षेत्र में था? ये थी देशी रियासतें, देशी राजाओं के अधिकार में। वहां पे अंग्रेजों का सीधा हस्तक्षेप नहीं था। तो 3 प्रकार के हम इकाइयों में इसे पूरा बांट के समझ सकते हैं। अब आपको देखिए वो सब बातें थोड़ी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगी। पहला प्रावधान जो था कैबिनेट मिशन का संविधान सभा के गठन के संबंध में, वो ये था कि संविधान सभा में सदस्य संख्या कितनी हो, और ब्रिटिश प्रांतों को, चीफ कमिश्नरों को और देशी रियासतों को जो हम सीटें दे रहे हैं, किस आधार पे दें कि सभी प्रांतों को, चीफ कमिश्नरों को, देशी रियासतों को ये लगे कि हमें हमारी जिस तरीके से है वो एकदम हमारे साथ भेदभाव नहीं किया गया है, हमें पर्याप्त मात्रा में सीटें दी गई है। उसके लिए पैमाना तो एक रखना पड़ेगा। इसके लिए हमने पहले प्रावधान के रूप में जनसंख्या को पैमाना रखा, और जनसंख्या को मापदंड रखते हुए हमने कहा कि चीफ कमिश्नरी, देशी रियासतें और ब्रिटिश प्रांत, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत चीफ कमिश्नरी और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित होंगी। जिस ब्रिटिश प्रांत की चीफ कमिश्नरी की या देशी रियासत की जनसंख्या ज्यादा होगी जितनी, उसकी सदस्य संख्या भी उतनी ही ज्यादा, और जिसकी जनसंख्या जिस अनुपात में उससे कम होगी, उसकी सीट भी उसी अनुपात में उतनी ही कम होगी। इस तरीके से जनसंख्या को मापदंड मानते हुए और सीटों का निर्धारण किया गया, उनका प्रावधान किया गया। ठीक है, और मोटे मोटे तौर पे रखा कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। यह मोटा मोटा प्रावधान था। इस पहले बिंदु के आधार पे हमारी संविधान सभा की जो सदस्य संख्या रखी गई, वो टोटल सदस्य संख्या हमारी रखी गई 389, और इन 389 को 3 भागों में जब बांटा तो ब्रिटिश प्रांतों की जो सीटें थी, वो ब्रिटिश प्रांतों के लिए 389 में से 11 ब्रिटिश प्रांतों को सीटें दी गई 292। चीफ कमिश्नरी जो 4 थी, छोटे छोटे क्षेत्र थे, उनको एक एक सीट दे दी गई, तो 4 चीफ कमिश्नरों की सीटें हो गई। और देशी रियासतों के लिए जो सीटें हमने रखी, वो देशी रियासतों के लिए सीटें रखी हमने 93। इस तरीके से टोटल सीटें हमारी हुई 389। ये पहला बिंदु था। आप शायद समझ पा रहे होंगे। इस पहले बिंदु के आधार पर सीटें तय हुई, कहां से कितनी सीटें आएंगी ये तय हुई।
जैसे जनसंख्या के आधार पर मैं बात करूं तो संयुक्त प्रांत जो इसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी तो उसकी सीटें भी सबसे ज़्यादा रखी 55। मद्रास प्रांत की जनसंख्या उससे कम थी तो उसकी सीटें भी रखी 49। आप समझ पा रहे हैं, जनसंख्या के अनुपात में सीटों का प्रावधान। चलिए आगे देखिए, दूसरा बिंदु रखा गया कि चलिए ठीक है जनसंख्या ये ठीक है, मामला ओके है, लेकिन उस समय एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था और वो ये था कि हिंदू और मुस्लिम उनके बीच में बड़ा एक विरोधाभास, एक विरोध की स्थिति में थे और मुस्लिम लीग जो लगातार इस बात की बात कर रही थी कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग करती है, तो कहीं किसी भी वर्ग के मन में ये भाव ना आए कि संविधान सभा में उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त मात्रा में नहीं रखा गया, किसी भी वर्ग के मन में ऐसा भाव ना आए, इसलिए स्पष्ट तौर पे, सीधे सीधे तौर पे प्रत्येक वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया जाए ताकि सब चीज़ें पहले से क्लियर हों और ये जो संविधान सभा है उसके प्रति सभी वर्गों का एक समान भाव से उसके प्रति और वो दृष्टिकोण हो। तो इसके लिए हमने क्या रखा कि संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरों के लिए जो सीटें हैं, मतलब ये कि ये जो दूसरा वाला प्रावधान है केवल इन दोनों पर ही लागू था, देशी रियासतों पर लागू नहीं था, और ये दोनों पे लागू था। मतलब कितनी सीटें? 296 सीटों पे लागू था। कौन सा प्रावधान? ये दूसरा प्रावधान केवल 296 सीटों पे लागू था। और 296 सीटें कौन कौन सी? ब्रिटिश प्रांतों की और चीफ कमिश्नर की, जो कि अंग्रेजों के अधिकार में है। और इस पे रखा गया है कि 3 धार्मिक समूह बनाए जाएंगे। और 3 धार्मिक समूह बनकर उन धार्मिक समूहों की जनसंख्या के अनुपात में उन्हें सीटें आवंटित की जाएगी। इसका मतलब यह है कि जिस धार्मिक समूह की जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी उसकी सीटें भी उसी अनुपात में उतनी ज़्यादा होंगी, और जिस धार्मिक समूह की जनसंख्या जिस अनुपात में कम होगी उसकी सीटें भी उसी अनुपात में कम होगी। ठीक है, तो ये 3 धार्मिक समूह जो बनाए गए, उसमें पहला धार्मिक समूह बनाया गया सामान्य, दूसरा धार्मिक समूह बनाया गया मुस्लिम, और तीसरा धार्मिक समूह बनाया गया सिख। अब सिखों की आबादी चूंकि केवल पंजाब में थी तो ये प्रावधान किया गया कि इसके लिए सीटें भी केवल पंजाब में ही आरक्षित रखेंगे। सिखों की जनसंख्या इसमें सबसे कम, तो सीटें भी रखी गई सबसे कम 4 सिखों की। मुसलमानों की जनसंख्या सिखों की तुलना में ज़्यादा, तो उस अनुपात में, जिस अनुपात में ज़्यादा है, सीटें भी उसी अनुपात में रखी गई 79। अब सामान्य में जो मुस्लिम और सिख के अलावा जो भी हैं वो सारे सामान्य में होंगे, जिनमें बहुसंख्यक हिंदू हैं, यहूदी हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, वो सब के सब सामान्य में आ गए। और उनकी जनसंख्या चूंकि सबसे ज़्यादा थी तो उसी अनुपात में सीटें भी उनकी सबसे ज़्यादा 213, और इस तरीके से 296 सदस्य। क्या ये दूसरा बिंदु क्लियर है आपके? पहले बिंदु में जनसंख्या के आधार पर सीटों का प्रतिनिधित्व, दूसरे में धर्मों को, विभिन्न धार्मिक समूहों को जो प्रतिनिधित्व दिया गया वो भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया। ये 2 बिंदु। तीसरा बिंदु था कि चलिए ठीक है, आपकी दोनों बातें ठीक है, लेकिन इन सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, किस तरीके से वो चुन के आएंगे। तो ये प्रावधान बड़ा टेढ़ा था। टेढ़ा इस मायने में था कि अगर आम जनता से प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर यदि वोटिंग होगी तो उस समय के भारत की स्थिति को समझिए आप। न आर्थिक संसाधन थे, न लोग इतने पढ़े लिखे, इतने जागरूक थे जो चुनाव के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानते हों। इसलिए विचार किया गया कि प्रत्यक्ष निर्वाचन तो देखिए इस समय कराना कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमता नहीं है, तो इसके लिए क्या कराया जाए? सबसे पहली बात तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब डायरेक्ट जनता वोटिंग नहीं करेगी, तो फिर वोटिंग कौन करेगा? तो ये विचार किया गया कि वोटिंग करेगा, प्रत्येक राज्यों की विधानमंडल है, प्रत्येक राज्य में, प्रांतों में अपने अपने विधानमंडल है और उनके सदस्य संख्या है। वो सदस्य अपने अपने प्रांतों से जितने जितने सदस्य चुने जाने हैं उन सदस्यों की वोटिंग कर देंगे। ठीक है,
जैसे आजकल, मैं इसका उदाहरण बता देता हूँ आपको, पहले लिखता हूँ उसके बाद उदाहरण बताता हूँ। मतलब ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की या प्रांतीय, जो प्रांत, अगर उस समय आप प्रांत शब्द से ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हैं तो आप ये समझिए कि प्रांत की जो विधानसभा है, वो विधानसभा के सदस्य वो वोटिंग करेंगे, वो वोट करेंगे। और वो वोट करेंगे कौन सी प्रणाली से? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। आपके देखें तो सारी बात समझ आ जाएगी। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से वोटिंग करेंगे। अब ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, ये तो हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, वहां कर लेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होते हैं, उसकी बात हम वहां करते हैं। प्रांत की विधानसभा के सदस्य वोटिंग करेंगे। इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी, वहां पे अपने अपने विधानसभाएं थी। 11 ब्रिटिश प्रांत और 4 चीफ कमिश्नरी, वहां पे अपने अपने विधानसभाएं थी। तो वो अपने अपने क्षेत्र में जितने जितने सदस्य आवंटित हैं, उन सदस्यों का चुनाव उस राज्य की विधानसभा के सदस्य कर लेंगे। इसका मतलब ये प्रावधान देशी रियासतों पे लागू नहीं था। एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि ये प्रावधान भी केवल कितनी सीटों पे लागू था? 296 सीटों पर ही लागू था। 93 सीटें देशी रियासतों वाली, उन पे लागू नहीं था। अब राज्य की विधानसभा के सदस्य कैसे? ठीक वैसे ही जैसे आजकल हमारे यहाँ राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव होते हैं। राजस्थान से राज्यसभा में सदस्य कितने हैं? 10 हैं। और उन 10 सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? वोटिंग कौन करते हैं? राजस्थान की विधानसभा के सदस्य कर देते हैं। केरल के 9 सदस्य हैं, तो केरल के उन 9 सदस्यों को चुनाव कौन करेंगे? केरल की विधानसभा के सदस्य कर देंगे। यूपी के 31 सदस्य हैं, और उन 31 सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? यूपी की विधानसभा के सदस्य करते हैं। इसका मतलब यह है कि संविधान सभा में भी जिस राज्य को जितनी सीटें आवंटित थी, उन सीटों का चुनाव उसी राज्य की विधानसभा के सदस्य कर देंगे। जैसे मद्रास के लिए अगर 49 सीटें हैं, तो मद्रास की 49 सीटों का वोटिंग चुनाव उसी मद्रास प्रांत की विधानसभा जो थी उस समय की, उन लोगों ने 49 सदस्यों को चुन दिया। संयुक्त प्रांत के 55 सदस्यों को संयुक्त प्रांत की विधानसभा के सदस्यों ने चुन दिया। इस तरीके से ये चुनाव प्रणाली अप्रत्यक्ष रूप से थी, राज्यों के विधानसभा के सदस्यों ने चुना और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से चुना। ठीक है। अब चौथा प्रावधान की, चलिए आपने प्रांतों की और चीफ कमिश्नरियों की प्रावधान समस्या का समाधान कर दिया, सदस्य चुन लेंगे। लेकिन अभी तक 93 सदस्यों की समस्या अभी बाकी है, और ये 93 सदस्य कौन से वाले? देशी रियासतों वाले। तो इन देशी रियासतों से जो सदस्य चुने जाएंगे, ये देशी रियासतों जो 93 सदस्यों का 93 सदस्य प्रतिनिधित्व करेंगे, ये कैसे चुने जाएंगे? इसका प्रावधान ये किया गया कि इन सदस्यों को किस आधार पे चुना जाएगा, किस आधार पे उनकी नियुक्ति की जाएगी? तो ये विचार किया गया कि परामर्श के आधार पर इनका चयन हो जाएगा। इनका चुनाव नहीं होगा, बल्कि परामर्श के आधार पर इनका चयन कर लेंगे, कोई वोटिंग नहीं होगी। अच्छा, देशी रियासतों में ये प्रावधान लागू क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि देशी रियासतों में विधानसभाएं थी नहीं। तो जब विधानसभाएं नहीं है तो उनके सदस्य कहाँ से होंगे? वोटिंग कौन करेगा? तो देशी रियासतों के लिए ये प्रावधान वो शामिल किया गया। ये 4 प्रावधान थे संविधान सभा के गठन के संबंध में। अब आप आगे की बात समझिए। चलिए ठीक है, चुनाव हुए, संविधान सभा के चुनाव हुए, और चुनाव होते हैं जुलाई अगस्त 1946। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए, और उन चुनावों में सबसे ज्यादा सीटें जो मिली वो मिलती है कांग्रेस को। कितनी सीटें? 208। मुस्लिम लीग जो दूसरा बड़ा दल था, उसकी सीटें रही, और वो रही 73, और अन्य जो सीटें रही वो रही 15, जिनमें 8 निर्दलीय थे और 7 सदस्य अन्य छोटे छोटे दलों के, वो 7 सदस्य और थे। तो टोटल जो सीटें यहाँ पे आई, वो टोटल सीटें 296, क्योंकि चुनाव 296 सदस्यों के ही हुए थे। 93 सदस्यों के तो चुनाव होने ही नहीं थे, वो तो परामर्श के आधार पर होने थे। इस तरीके से चुनाव हुआ। मुस्लिम लीग ने जब 73 सीटें अपनी पाई,
तो मुस्लिम लीग को ये लग गया कि संविधान सभा में उसका प्रभाव कोई बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है, और मुस्लिम लीग जो पहले से ही अलग देश के निर्माण की मांग कर ही रही थी, अब यहाँ पे जब अपनी कमज़ोर स्थिति को उसने देखा तो उसने इस संविधान सभा का बहिष्कार किया और पाकिस्तान की अपनी मांग को और ज़्यादा तेज करते हुए अपनी एक नई संविधान सभा की मांग रखी। उन्होंने कहा कि जब देश अलग बनेगा तो अलग देश का संविधान अलग होगा, और जब संविधान अलग होगा तो सीधी बात है कि संविधान को बनाने वाली संविधान सभा भी अलग होनी चाहिए, नई होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हमारी एक अलग से नई संविधान सभा वो हो। एक नई मांग मुस्लिम लीग ने शुरू कर दी, इस संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब जब देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान अलग बना, देश का हिस्सा अलग हो गए, और जब अलग हुए तो उस हिस्से जो चुन के आए थे संविधान सभा में हमारे यहाँ पे, उन सदस्यों को तो वैसे भी वहाँ जाना था। तो संविधान सभा का क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। और जो ये पुनर्गठन हुआ, संविधान सभा का जो ये पुनर्गठन हुआ, इस पुनर्गठन की स्थिति को समझिए आप कि ब्रिटिश प्रांत में जो पहले सीटें कितनी थी? पहले सीटें थी 292। चीफ कमिश्नरी की पहले सीटें कितनी थी? 4। और देशी रियासतों की जो पहली सीटें कितनी थी? 93। मतलब टोटल सीटें यहां पे थी 389। अब जो सदस्य संख्या पुनर्गठित हुई, ये पूर्व की है, ये पुनर्गठन के बाद की है। और ये क्या हुआ? 292 सीटें घटकर रह जाती हैं 226 ब्रिटिश प्रांतों वाली। चीफ कमिश्नर की 4 सीटों से घटकर रह जाती है 3। एक बलूचिस्तान पाकिस्तान में चला गया। और देशी रियासतों की 93 सदस्य संख्या घटकर रह जाती है 70। और इस तरीके से टोटल सदस्य संख्या रह जाती है 299, जो पहले 389 थी। आप अगर देखेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि देश की आज़ादी के बाद ये जो पुनर्गठन हुआ, उसमें पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत और सिंध, ये तो पूरी तरीके से पाकिस्तान में चले गए। और विभाजन हुआ वो 2 राज्यों का खासतौर से हुआ। एक तो पंजाब का पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, पूर्वी हिस्सा भारत में आ गया। बंगाल का हुआ कि बंगाल का पश्चिमी हिस्सा भारत में आ गया और पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश में पाकिस्तान में चला गया, जो 1971 में जाके बांग्लादेश अलग राज्य बना। तो आसाम के कुछ हिस्से यहाँ पे गए। तो ये एक बड़े तौर पे, ये 2 तो पूरे प्रांत और 2 प्रांतों की मोटे तौर पे विभाजन, ये इस तरीके से होता है। और यहाँ पे पुनर्गठन के बाद में संविधान सभा ये बचती है, ये बाद की स्थिति है। ये देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए अब 1-2 प्रश्न जो कई बार पूछे जाते हैं कि भारत की संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या कहां से थी। अगर हम सर्वाधिक सीटों की बात करें तो सर्वाधिक सीटों में से अगर हम ब्रिटिश प्रांतों की बात करें तो ब्रिटिश प्रांतों में तो सबसे ज़्यादा सीटें थी, वो थी संयुक्त प्रांत से। और संयुक्त प्रांत से सीटें यहाँ कितनी थी? संयुक्त प्रांत वही क्षेत्र है जो आजकल का उत्तर प्रदेश है, इसकी सीटें थी 55। और अगर हम बात करें देशी रियासतों की, तो देशी रियासतों में सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ की थी? वो थी आपके हैदराबाद की। और हैदराबाद की कितनी सीटों का प्रावधान था? 16 सीटों का। लेकिन आप जानते होंगे इस बात को कि हैदराबाद एकमात्र ऐसी देशी रियासत थी जिसके सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। और चूंकि इसके सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं हुए, तो फिर संविधान सभा में शामिल होने वाली सबसे बड़ी देशी रियासत मैसूर थी, जिसके 7 सदस्य संविधान सभा में शामिल हुए। ठीक है, तो प्रावधान तो था हैदराबाद का, और शामिल होने वाली सबसे बड़ी सबसे बड़ी देशी रियासत मैसूर थी। ठीक है, संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? कई बार आया है ऐसा प्रश्न। तो अगर ऐसी बात पूछते हैं आपसे, तो आप सीधे सीधे तौर पे ध्यान रखें, आपको सारे सदस्यों के नाम याद नहीं रखने हैं, बल्कि उस समय के ऐसे महत्वपूर्ण नेता जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, उनमें प्रमुख रूप से तो थे गांधी, जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। फिर
अगर कोई और इस बारे में पूछा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तेज बहादुर सप्रू जो उस समय के प्रसिद्ध वकील थे, वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इनको प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इन्होंने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। फिर एक थे जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, इन्हें भी प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए संविधान सभा की सदस्यता का प्रस्ताव ठुकरा दिया कि मैं किसी ऐसी संस्था का सदस्य नहीं हो सकता जो भारत की जनता का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती है। दरअसल जेपी का मानना था कि भारत की संविधान सभा चूंकि भारत की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी गई है, इसलिए ये संस्था भारत की जनता का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती, और इस आधार पर वो इस संस्था का विरोध कर रहे थे। इन्होंने इस सदस्यता को ठुकरा दिया। भारत की संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी? तो भारत की संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 महिलाएं थी। टोटल 15 महिलाएं थी, जिनमें प्रमुख महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो आपके सुचेता कृपलानी थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, सरोजनी नायडू थी, आपके इसके अलावा और बात करें तो रेणुका रॉय थी, लीला रॉय थी, कमला चौधरी थी, हंसा मेहता थी, पूर्णिमा बनर्जी थी, बेगम एजाज रसूल थी, अम्मू स्वामीनाथन थी, आपके मेरी एस्क्रिनी जो एकमात्र महिला सदस्य थी, मेरी एस्क्रिनी, जो किसी देशी रियासत से आई थी। किसी देशी रियासत से संविधान सभा में प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? मेरी एस्क्रिनी। सॉरी, एनी मेस्करिन। ये एकमात्र महिला सदस्य थी जो किसी देशी रियासत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। और वो कौन सी देशी रियासत का प्रतिनिधित्व कर रही थी एनी मेस्करिन? वो कर रही थी त्रावणकोर कोच्चि का। त्रावणकोर कोच्चि से ये चयन होकर, परामर्श के आधार पर चयन होकर आई थी। ये समझ लीजिए आप, एकमात्र महिला सदस्य। चलिए इसके बाद में हम बात करें कि अंबेडकर की, खास तौर से क्योंकि अंबेडकर और संविधान आपके सिलेबस में यहाँ पे अलग से वैसे है भी, तो उसकी अगर मैं और आपसे बात करूँ तो समझिए कि भीमराव अंबेडकर वो संविधान सभा में चुने गए थे बंगाल से। पहले चरण की बात कर रहा हूँ मैं, जुलाई अगस्त 1946 में जो चुनाव हुए उस समय की बात कर रहा हूँ। बंगाल से चुने गए, संविधान सभा के सदस्य बने। लेकिन जब देश का विभाजन हुआ, संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, तो वो क्षेत्र जहाँ से वो चुने गए थे वो चला गया पाकिस्तान में। अब जब वो पाकिस्तान में चला गया तो अब यहाँ पे वो दोबारा फिर चुन के आए बम्बई प्रांत से, जिसे आजकल हम महाराष्ट्र कहते हैं, उस बम्बई प्रांत से। और बम्बई प्रांत की उस सीट से जो सीट खाली हो गई थी, कि एक सदस्य थे जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, तो उनके त्यागपत्र से वो सीट खाली हो गई थी, और उस सीट पर फिर भीमराव अंबेडकर वो चुन के आए थे। ठीक है, तो इस तरीके से पहले वो बंगाल से चुने गए थे और बाद में वो चुने गए बंबई प्रांत से। चलिए इसके बाद हम अंबेडकर की और बात भी आगे करेंगे, जब संविधान निर्माण के प्रोसेस में चलेंगे, प्रारूप समिति की बात करेंगे, अध्यक्ष किस तरीके से थे वो हम और वो भी बात करने वाले हैं। संविधान सभा में राजस्थान से चुने जाने वाले एकमात्र निर्वाचित सदस्य कौन थे? राजस्थान से वैसे तो 12 सदस्य चुने गए थे, लेकिन एकमात्र निर्वाचित कौन से थे? क्योंकि राजस्थान आप जानते हैं सारी देशी रियासतें थी, सिवाय छोड़ के एक चीफ कमिश्नर को, और चीफ कमिश्नर वो थी अजमेर मेरवाड़ा, और अजमेर मेरवाड़ा से चुने हुए थे, बाकी से मनोनीत थे। तो चुने हुए जो एकमात्र राजस्थान से सदस्य थे वो थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ये राजस्थान से एकमात्र चुने हुए सदस्य थे, निर्वाचित सदस्य थे। और कहां से निर्वाचित हुए थे? अजमेर मेरवाड़ा से। और वैसे राजस्थान से कितने सदस्य चुने गए थे? 12 सदस्य। ठीक है, देखिए
इसके दूसरे चरण में संविधान सभा के गठन के बाद हम बात करते हैं संविधान निर्माण की। संविधान बना कैसे? संविधान बना कैसे में देखिए, संविधान की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 और इस बैठक में संविधान सभा में 211 सदस्य उपस्थित हुए और इन 211 सदस्यों में से इसकी अध्यक्षता कौन करे, तब तक के लिए जब तक कि संविधान सभा अपने अध्यक्ष को नहीं चुन लेती, इसकी अध्यक्षता दी जाती है सच्चिदानंद सिन्हा को। तो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ये समझिए आप, सबसे बुजुर्ग सदस्य बल्कि सबसे अनुभवी सदस्य थे। इनके पास अनुभव था क्योंकि ये भारत की जो निम्न सदन था उसके उपाध्यक्ष रह चुके थे 1921 में, जब पहली बार भारत में द्विसदनीय व्यवस्थापिका लागू हुई 1919 के अधिनियम के तहत। तो उसके पहले स्पीकर तो थे फ्रेडरिक व्हाइट और पहले डिप्टी स्पीकर थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये आपके उनका अनुभव था सदन के संचालन का, तो उनके अध्यक्ष बने, अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। फिर 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक हुई, इस बैठक में संविधान सभा ने अपने अध्यक्ष के रूप में चुना राजेंद्र प्रसाद को। तो यहां पे अध्यक्ष चुन लिए गए राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद तो इसके हैं अध्यक्ष, या फिर आप कहें तो स्थायी अध्यक्ष, और ये जो हैं ये थे इसके अस्थायी अध्यक्ष। दोनों में फर्क है, ये ध्यान रखना है। संविधान सभा में 2 पद और भी थे, एक तो उपाध्यक्ष का, एक संवैधानिक सलाहकार का। 25 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अपने उपाध्यक्ष के रूप में H.C. मुखर्जी को चुना और उसके बाद में एक और उपाध्यक्ष चुने गए। तो हमारे यहाँ उपाध्यक्ष में, संविधान सभा के उपाध्यक्ष में आपको 2 नाम ध्यान रखने हैं। एक तो नाम ध्यान रखना है H.C. मुखर्जी, जिन्हें पहले चुना गया 25 जनवरी 1947 को, और एक उपाध्यक्ष और बाद में बने, वो थे V.T. कृष्णमाचारी। अब यहां ध्यान रखें, एक सदस्य तो थे T.T. कृष्णमाचारी जो बाद में प्रारूप समिति के सदस्य बने, एक थे V.T. कृष्णमाचारी, ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये 2 उपाध्यक्ष। एक पद और था संवैधानिक सलाहकार का। हमारी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे, और वो थे कौन? वो थे B.N. राव, बेनेगल नरसिंह राव, जो बाद में आगे जाके इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी बने, B.N. राव। तो ये आप ध्यान रखें, 4 पोस्ट खासतौर से ध्यान रखें। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष में 2 हैं, संवैधानिक सलाहकार में B.N. राव है। ठीक है। हमारी संविधान सभा ने काम करना शुरू किया 13 दिसंबर 1946 से, और 13 दिसंबर 1946 को जो महत्वपूर्ण घटना हुई, नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया और उस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव, और ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। और इसमें ये क्या था, 8 बिंदु थे मोटे मोटे तौर पे। चूंकि संविधान सभा के सभी सदस्यों को संविधान बनाना था, तो हम संविधान कैसा बनाएं, किस तरीके की संस्थाओं का निर्माण करें, किस तरीके की हम जन भावनाओं का ध्यान रखें, जनता की अपेक्षाओं का ध्यान रखें, हम कौन कौन से अधिकार प्रदान करें, किस तरीके की संरचनाओं का निर्माण करना है हमें, वो सारी जो बातें थी वो उद्देश्य प्रस्ताव में थी। और ये उद्देश्य प्रस्ताव फिर पारित किया जाता है 22 जनवरी 1947 को, सर्वसम्मति से इसे पारित किया जाता है। तो ये रीट में प्रश्न आया था ऐसा। देखिए कई बार आप गलतियां कहां करते हैं वो बताना चाह रहा हूं मैं आपको। प्रश्न रीट परीक्षा अभी जो 2021 में हुई, इसमें आया कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ। उसमें ऑप्शन 13 दिसंबर 1946 भी था, और मेरा ये मानना है कि लगभग 90% स्टूडेंट्स वो 13 दिसंबर 1946 करके आए, क्योंकि जैसे ही उद्देश्य प्रस्ताव देखा और ऑप्शन में 13 दिसंबर 1946 देखा, उन्होंने आगे कुछ सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं। यहाँ पे पूछा था उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है आपको, एग्जाम हॉल में तैयारी करते समय तो ध्यान रखना ही है,
लेकिन एग्जाम हॉल में विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें किस तरीके से आपको समझनी है और उनके उत्तर कैसे देने हैं। चलिए फिर देखिए, संविधान सभा ने जो काम किया संविधान निर्माण का, वो विभिन्न समितियों के माध्यम से किया। अलग अलग समितियां थी अलग अलग काम के लिए। ठीक वैसे ही जैसे आजकल हमारे यहाँ संसद में अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग समितियां हैं, संविधान सभा में भी वो समितियां थी। समितियों में एक समिति थी संघ शक्ति समिति, और उस संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। एक समिति थी संघ संविधान समिति, और उस संघ संविधान समिति के अध्यक्ष भी थे जवाहरलाल नेहरू। एक समिति थी राज्यों से समझौता समिति, और राज्यों से समझौता समिति के अध्यक्ष वो भी थे जवाहरलाल नेहरू। यहां गलती मत कर देना आप, राज्यों से समझौता समिति में कई लोगों को पटेल बड़े याद आते हैं। जब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो उनके मन से अंदर से फीलिंग्स आती है कि इसमें तो वल्लभ भाई पटेल होंगे, और आपकी मन के अंदर से आई गई ये फीलिंग्स आपके 2 नंबर काट के चली जाती है। बल्कि 2 नंबर तो ये जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग में 0.66 और जाते हैं, वो अलग से। ध्यान रखें, राज्यों से समझौता समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। फिर एक थी प्रांतीय संविधान समिति, और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। फिर एक समिति थी मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, और इसके अध्यक्ष भी थे वल्लभ भाई पटेल। एक समिति और थी, वो थी संचालन समिति, और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति का अध्यक्ष हमेशा वही होता है जो उस सदन का अध्यक्ष होता है। तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो वही उसके अध्यक्ष थे। फिर एक समिति थी नियम समिति, नियम समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद। एक समिति आपकी थी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण समितियों में जिसकी बात मैं कर रहा हूं, प्रारूप समिति, और इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। 8 मुख्य समितियां थी, हालांकि इसके अलावा भी और समितियां थी, जैसे कार्य संचालन समिति। जैसे संचालन समिति अलग है, कार्य संचालन समिति अलग है, समितियां भी अलग अलग थी, ये भी ध्यान रखें आप। कई प्रकार की छोटी समितियां और भी थी, तदर समितियां थी, वो छोटी समितियां थी। तो उन समितियों के अध्यक्ष भी और थे, लेकिन ये मुख्यतः बड़ी समितियों में ये समितियां थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रारूप समिति इन समितियों में एक बहुत महत्वपूर्ण समिति थी, जिसने पूरे के पूरे संविधान को एक रूप दिया। एक प्रश्न जनरली आता है कि भारत के संविधान का पहला प्रारूप, पहला मसौदा किसने तैयार किया, और इसमें आपको लगता है कि वो भीमराव अंबेडकर ने किया, जबकि ऐसा नहीं है। पहला मसौदा तैयार करते हैं B.N. राव। वो B.N. राव, ये समझिए कि विभिन्न देशों के उन महत्वपूर्ण प्रावधानों को के आधार पर उन्होंने एक मसौदा तैयार किया, लेकिन वो अव्यवस्थित था, एकदम से एक तरीके से कच्चा माल था वो, और वो अवेलेबल करवाया प्रारूप समिति को। प्रारूप समिति ने उस मसौदे पर गहरा अध्ययन करके उसमें कई तरीके की काट छांट करके अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें नई जोड़ के उथल पुथल करके और एक संविधान डिजाइन किया, और शुरू से अंत तक व्यवस्थित तरीके से संविधान लिखा। पहले भाग में ये, दूसरे भाग में, एक जैसी चीज़ों को एक भाग में रखा, और पूरा संविधान तैयार करती है प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति जिसने पूरा ये महत्वपूर्ण काम किया, उसमें कौन कौन सदस्य थे, क्या क्या प्रावधान थे, इस बारे में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रारूप समिति का जो गठन किया जाता है, वो गठन होता है 29 अगस्त 1947। पहली बात तो ध्यान रखें, इसमें सदस्य कितने थे?
तो 7 सदस्य। अब 7 सदस्य कौन थे? तो देखिए, पहले एक सदस्य जो इसके अध्यक्ष भी थे वो थे BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर, जो इसके अध्यक्ष भी थे। फिर एक सदस्य थे, वो थे N गोपाल स्वामी आयंगर। एक सदस्य थे, वो थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। प्रसिद्ध वकील। फिर एक सदस्य थे KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, संवैधानिक मामलों के बहुत जानकार व्यक्ति। फिर एक सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, संविधान सभा में शामिल होने वाले, बल्कि प्रारूप समिति के एकमात्र मुस्लिम लीग के सदस्य सैयद मोहम्मद सादुल्ला। फिर एक सदस्य थे, वो थे BL मित्तर, और BL मित्तर कुछ समय बाद इनका स्वास्थ्य हुआ खराब, तो इन्होंने इस्तीफा दिया, त्याग पत्र दिया स्वास्थ्य संबंधी कारणों से। इनके स्थान पर सदस्य बने, वो बने N माधव। और अंतिम सदस्य थे DP खेतान। लेकिन कुछ समय बाद DP खेतान की हो जाती है मृत्यु, तो इनकी मृत्यु के बाद इनकी जगह पे सदस्य बने VT कृष्णामाचारी। इनकी जगह जो सदस्य बने वो बने TT कृष्णामाचारी। ये 7 सदस्यीय प्रारूप समिति, जिसमें से KM मुंशी एकमात्र कांग्रेसी थे। हालांकि फिर TT कृष्णामाचारी जब आए वो भी कांग्रेसी थे, लेकिन मूल जो ये थी उसमें एकमात्र कांग्रेसी वो KM मुंशी थे। और उस समय की राजनीति में एक बड़ी बात है, ये कांग्रेस का बड़प्पन समझिए उस समय का, कि जो संविधान सभा में बहुमत की स्थिति में थी और जिस समिति का संविधान निर्माण पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव था, उसमें एकमात्र कांग्रेसी रखा गया KM मुंशी को। तो दलीय आधार पर कोई विचार नहीं किया गया, ये एक बड़ी बात है। और ये इससे भी बड़ी बात है कि संविधान और अंबेडकर चूंकि अपने टॉपिक है, कि भीमराव अंबेडकर जो कांग्रेस के इतने कटु आलोचक थे, गांधी के इतने कटु आलोचक थे, उनको संविधान सभा में ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना। खुद अंबेडकर को भी इस बारे में अंदाजा तक नहीं था, उन्हें विश्वास नहीं हुआ इस बात पे कि उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया है। एक बड़ी बात थी। बड़ी बात इस मायने में और भी, देखिए एक उस समय का प्रसंग मैं आपको बता देता हूं। आप जानते हैं गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन गांधी से परामर्श लेने संविधान सभा के सदस्य उस समय के बड़े लीडर्स में नेहरू पटेल थे, और उसके साथ और नेता भी उनके साथ जाके गांधी का आशीर्वाद लिया ही करते थे, उनसे परामर्श लेते थे, सलाह मशवरा करते थे। एक बार जब वहाँ पे गए शुरुआती चरण में, तब गांधी ने अन्य सब बातें पूछने के बाद पूछा कि ठीक है, संविधान सभा में सब काम सब लोगों को साथ लेकर आपको करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और जब ये बात आगे चली तो फिर गांधी ने कहा कि दलित वर्ग से आप किस व्यक्ति को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दे रहे हैं संविधान निर्माण में, दलित वर्ग को भी साथ में रखना है। ऐसा व्यक्ति जो दलित वर्ग से हो और वो दलित वर्ग की भावनाओं को थोड़ा ध्यान रखें, उनको भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देना है, ताकि संविधान निर्माण में उनका भी प्रतिनिधित्व ढंग से हो। तो नेहरू ने कहा कि हमारे पास बापू, हमारे पास जगजीवन राम है। जगजीवन राम जो भारत में उप प्रधानमंत्री बने बाद में और दलित वर्ग से थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जगजीवन राम है। तो गांधी ने कहा और अम्बेडकर। नेहरू, पटेल और उस समय के जो भी अन्य नेता थे,
उन्हें इस बारे में अंदाज़ा तक नहीं था, बल्कि वो इस बारे में भौचक्के रह गए कि वो अंबेडकर जो गांधी के इतने कटु आलोचक हैं, इतने बड़े आलोचक हैं, कांग्रेस के इतने बड़े आलोचक हैं, गांधी अंबेडकर की सिफारिश कैसे कर सकते हैं। गांधी ने कहा कि अंबेडकर चाहे मेरे कितने भी बड़े आलोचक हैं, मेरे और अंबेडकर के विचारों में चाहे कितनी भी विरोधाभास है, उनमें विरोध है, विपरीत विचारधाराएं हैं, चाहे कांग्रेस के कितने बड़े आलोचक अंबेडकर, लेकिन अंबेडकर को कानून की जितनी समझ है, संविधानों की जितनी ज्ञान है, जितना नॉलेज है, उतना ज्ञान सामान्यतः किसी अन्य व्यक्ति को नहीं है। और यदि हमने अंबेडकर के ज्ञान से पूरे देश को, भारत के संविधान को केवल इसलिए दूर रखा, उनके ज्ञान से हम देश को लाभान्वित नहीं कर सके केवल इस वजह से कि हमारे व्यक्तिगत रूप से मेरा विरोधी है या कांग्रेस का विरोधी है, तो ये मेरी अकेले व्यक्तिगत क्षति नहीं होगी, बल्कि पूरे देश का नुकसान होगा। ये उस समय की राजनीति के मानक थे, उस समय की राजनीति की ऊंचाइयां थी कि गांधी अंबेडकर की बात करते हैं, और इस मायने में कि व्यक्तिगत हमारे विचार जैसे भी हैं, हमारे विरोध जैसे भी हैं, वो सब अलग जगह हैं, लेकिन व्यक्तिगत विरोध के बिना पर देश का विरोध या देश का अहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंबेडकर के बराबर कानून का ज्ञान उस समय किसी को नहीं था। तो हमारा संविधान जो इतना बेहतर बना, उसके पीछे ये जो विचारधाराएं हैं, ये जो उच्च आदर्श हैं, उनकी बड़ी भूमिका है। तो गांधी गांधी क्यों थे, ये इसका एक उदाहरण है। जो मैंने आपको ये बात कही है, ये इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि गांधी गांधी क्यों थे, इतने महान क्यों थे। ठीक है, तो ये प्रारूप समिति, इस प्रारूप समिति ने क्या किया कि संविधान सभा में संविधान का पूरी तरीके से डिजाइन किया और उसे संविधान सभा के पटल पर रखने से पहले भारत के राजपत्र में प्रकाशित करवाया 21 फरवरी 1948 को। 21 फरवरी 1948 को भारत के राजपत्र में संविधान प्रकाशित हुआ और उस पर आमंत्रित किए गए सुझाव कि कोई भी इस पर सुझाव दे सकता है, और फिर बाद में विभिन्न जो सुझाव आए उनके आधार पर जो आवश्यक लगा उनमें चेंजेस करके अक्टूबर 1948 को इसे संविधान सभा के पटल पर रखा कि अब यह संविधान हमने बना तो दिया है, लेकिन अभी वो प्रभावी नहीं है, या अभी वो संविधान केवल लिखा गया है, इसके कौन से प्रावधान प्रभावी होंगे, कौन से प्रावधान संविधान में रहेंगे, कौन से बाहर निकालने हैं, इस पर अब वो जो संविधान सभा है वो पूरा एक एक बिंदु पे बहस करेगी, विचार करेगी, मतदान करेगी, पारित करेगी। वो संविधान का हिस्सा रह जाएगा। जो पारित उसके विपरीत उसको निकालना चाहेगी, संशोधन करेगी, वो बाहर हो जाएगा संविधान से। इस तरीके से संविधान सभा में विचार करने के लिए संविधान सभा के पटल पर रखा गया, जिस पर 3 वाचन हुए। और जो ये 3 वाचन हुए उनमें पहला वाचन होता है वो प्रथम वाचन, और ये वाचन होता है कब? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। ये प्रथम वाचन है। द्वितीय वाचन या दूसरे वाचन की अगर हम बात करें तो दूसरा वाचन होता है आपके 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। और तीसरा वाचन जो हुआ वो होता है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर 1949 का दिन आप जानते हैं, इस दिन भारत का संविधान बनकर पूरी तरीके से तैयार हुआ और संविधान के कुछ प्रावधान, लगभग 16 आर्टिकल उसी दिन लागू कर दिए गए। आर्टिकल 394 में ये बात कही गई है, अनुच्छेद 394 में ये बात है, टोटल अनुच्छेद 395 है ना, तो आर्टिकल 394 में साफ साफ तौर पे लिखा है कि 15 आर्टिकल्स और ये खुद आर्टिकल, तो 16 हो गए ना। तो ये 16 अनुच्छेद वो उसी दिन लागू हो गए। किस दिन? 26 नवंबर 1949 को। और इन 16 अनुच्छेदों का संबंध किससे था? तो 16 अनुच्छेदों का संबंध एक तो था नागरिकता से,
एक था आपके निर्वाचन से, एक था आपके अंतरिम संसद से, और एक कुछ प्रावधान थे वो संक्रमणकालीन प्रावधान। ये आपातकालीन प्रावधान नहीं है, संक्रमणकालीन प्रावधान जो संविधान के अंत में लास्ट में दिए गए हैं। इन प्रावधानों से संबंधित कुल 16 अनुच्छेद उसी दिन लागू कर दिए गए और शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। और वो 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया? क्योंकि आप जानते हैं 1930 में 26 जनवरी 1930 को देश में पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, उसी दिन की स्मृति में। और 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू होता है, देश गणतंत्र बनता है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ठीक है, अब देखिए आप, संविधान सभा ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में कुछ 2-3 बिंदु थोड़ा सा और समझ लीजिए। पहली बात तो संविधान जो बना, उस संविधान में, मूल संविधान में आपके 22 तो भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। जबकि वर्तमान में अनुसूचियां कितनी? 12 हैं। एक बात तो ये ध्यान रखें, संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा और लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। 64 लाख रुपए का व्यय हुआ। इस संविधान जो बना, संविधान सभा ने बनाया, टोटल 11 सत्र हुए और 11 सत्रों में 165 बैठकें हुई। ठीक है, ये थोड़ी मोटी मोटी तौर पे जानकारियां हैं, इनको भी थोड़ा ध्यान रखें। संविधान सभा की आखिरी बैठक होती है और वो अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इस अंतिम बैठक में संविधान सभा ने एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना। जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे ना राजेंद्र प्रसाद, उन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी चुन लिया। भारत के राष्ट्रपति के पहले चुनाव तो हुए 1952 में, वो तो पहले चुनाव थे उस समय के, लेकिन जब तक कि वो चुनाव ना हो तब तक कि देश में अंतरिम राष्ट्रपति मतलब अस्थायी राष्ट्रपति के रूप में इसी संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया। और इसी दिन संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को स्वीकृत किया, दोनों को स्वीकार किया 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा पे 284 सदस्यों के साइन हैं। भारत के संविधान पर 284 सदस्यों के साइन हैं। संविधान की 3 प्रतियों पर, 2 इंग्लिश में, 1 हिंदी में, और वो तीनों मूल प्रतियां संसद में रखी हुई है अभी। तो 284 सदस्यों के साइन हैं इस पे, ये भी ध्यान रखना है। अब संविधान के बारे में हम कुछ और बात करें तो संविधान सभा ने देखिए न केवल संविधान का निर्माण किया बल्कि कुछ और भी काम किए। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को इसी संविधान सभा ने अपनाया था। आप जानते होंगे कि संविधान में अब तक 104 संशोधन हो चुके हैं। संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को है। भारत में पहला संशोधन 1951 में हुआ और संसद पहली आई 1952 में। संसद के चुनाव 1952 में हुए। संशोधन करने की शक्ति जब संसद को है, संसद 1952 में आई, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, तो ये संशोधन किसने किया? तो ये अंतरिम संसद जो आप शब्द पढ़ रहे हैं, वो अंतरिम संसद के रूप में काम किसने किया था? इसी संविधान सभा ने किया। जो 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में भी काम किया था। देखिए, कानून अलग होता है, संविधान अलग होता है। संविधान तो एक बार बन गया, संविधान सभा ने बनाया था, कानून तभी भी बनते हैं और कानून बनाने का काम संसद का होता है। तो 1947 में जब देश आज़ाद हो गया तो कानून तो चाहिए, कानून बनाने के लिए व्यवस्थापिका चाहिए, संसद चाहिए। संसद अब चुनी नहीं है, 1952 में चुनी गई। तो तब तक ये, जब तक संसद चुनी न जाए, संसद के रूप में काम कौन करेगी? तो इसी संविधान सभा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई
और अंतरिम संसद की रूप में पहली बैठक जो हुई वो 13 नवंबर 1947 को हुई और आखिरी बैठक 13 अप्रैल 1952 को हुई। अंतरिम संसद के अध्यक्ष जो थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। मतलब है कि सदस्य वो के वो, स्थान वो का वो। जब भी संविधान सभा संविधान निर्माण करने के लिए बैठती तब उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते, लेकिन जब वो कानून बनाने के लिए बैठती अंतरिम संसद के रूप में तो अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर करते। तो संविधान सभा दो रूपों में काम कर रही थी, संविधान सभा के रूप में भी और अंतरिम संसद के रूप में भी। संविधान सभा के रूप में तो अंतरिम संसद के रूप में उसने काम किया 13 नवंबर 1947 से 17 नवंबर 1947 से 17 अप्रैल 1952। और संविधान सभा के रूप में जो उसने काम किया था वो उसने काम किया था 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक। इसका मतलब यह है कि 17 नवंबर 1947 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक उसने दो रूपों में काम किया। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 17 नवंबर 1947 तक तो वो संविधान सभा के रूप में ही रही, लेकिन इस तिथि के दिन ये अंतरिम संसद भी बन गई। तो उसके बाद वो दो रूपों में काम करती। जब वो संविधान निर्माण का काम करती तब वो संविधान सभा होती, जब वो कानून निर्माण का काम करती तब वो अंतरिम संसद होती। ठीक है। और फिर यहाँ से लेकर और इस तिथि तक वो संविधान सभा के रूप में भी और अंतरिम संसद के रूप में भी रही। लेकिन इस तिथि के बाद में जब वो संविधान सभा के रूप में समाप्त हो गई तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 जनवरी 1950 से लेकर फिर 17 अप्रैल 1952 तक उसने एक ही रूप में काम किया, अंतरिम संसद के रूप में। मेरे ख्याल से ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से ये हमारा संविधान निर्माण हुआ, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। हमारे संविधान के बारे में क्या क्या मोटी मोटी बातें हैं वो हम सब अगली क्लास में हम देखते हैं, उसकी कुछ सामान्य विशेषताओं के सामान्य परिचय के बारे में। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको किसी बात पर, किसी प्रश्न पर आपका कोई प्रश्न हो, आपकी कोई जिज्ञासा हो, या आपकी अगर कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना प्रश्न लिखें। कोशिश मैं करूँगा पूरी तरीके से कि आपके उन प्रश्नों का मैं समाधान कर सकूँ, उनका उत्तर मैं दे सकूँ। फिलहाल मैं विदा लेता हूँ, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।